हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए हम लोग एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 8 की देख रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर 3 पे आ गए हैं। हमने चैप्टर 3 का कंसेप्ट ऑलरेडी 2 वीडियो में डिस्कस किया है। आज हम इसके एमसीक्यू देखेंगे और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 3 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। हम क्लास 6 से एनसीईआरटी स्टार्ट किए हैं, हिस्ट्री की ऑलरेडी कंप्लीट है, पॉलिटी लगभग समाप्त होने की कगार पे है। इसके बाद हम लोग जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लासेस आपको जो हमारा सीटेट जुलाई में होना है उसके लिए बनाई गई हैं। हालांकि कहीं भी आपको कोई भी एग्ज़ाम देना है, सेम जो है क्वेश्चंस अगर इस तरह से पूछे जाएंगे, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो फिर वहाँ आपको ये क्लासेस मदद कर सकती हैं। लेकिन जो क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ये हमने सीटेट का जो पैटर्न है उसको ध्यान में रख करके बनाया है। लेकिन जो हमने कंसेप्ट पढ़ाया है वो हमने सभी क्लासेस को नज़र में रख के पढ़ाया है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर वहाँ संसद टॉपिक है तो आपके लिए वो क्लासेस हेल्पफुल हैं। चलिए हम लोग देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन। तो देखिए एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 8 चैप्टर 3 नाम क्या है कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। तो हमने स्टार्टिंग से ही बताया है कि हमारे भारत देश में जो संसद है वो क्या काम करती है। तो संसद का काम है कानून बनाना, कानून को लागू करवाना। जो भी काम है ये सारे काम संसद के द्वारा किए जाते हैं। संसद में जो लोग जाते हैं वो हमारे द्वारा चुन करके भेजे जाते हैं। ये सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। आज हम इससे जो एमसीक्यू बन सकते हैं उसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि भारत की संसद में कितने सदन हैं। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, 1 2 3 4। उत्तर तो भैया आपने अगर वीडियो देखा है तो ज़रूर आपको पता होगा कि हमारी संसद में टोटल 2 सदन हैं। ठीक है, 2 सदन हैं और 2 सदन कौन से हैं, एक तो है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अगर हमारे आर्टिकल की बात की जाए कि कहाँ पे इनके बारे में बताया गया है, तो आप देखेंगे कि जो आर्टिकल 79 है उसमें संसद के बारे में बताया गया है कि जो हमारा संसद है उसके 3 अंग होंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये 3 अंगों से मिलकर के हमारी संसद जो है उसका निर्माण होता है। उसके 2 सदन होंगे और 2 सदन कौन है, लोकसभा और राज्यसभा। जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति जो है वो सदन तो हो नहीं जाएंगे। हाँ, ये जरूर पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रपति हैं वो अभिन्न अंग हैं, लेकिन वो किसी सदन के मेंबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर हमसे पूछे कि लोकसभा कहाँ पे है और राज्यसभा कहाँ पे है, तो आर्टिकल जो हमारा 80 है उसमें राज्यसभा के बारे में बताया गया है, जबकि हमारा जो आर्टिकल 81 यानी कि आर्टिकल 81 है उसमें लोकसभा के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। कह रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। ठीक है, यानी कि किसी भी लोकतंत्र में आप देखें कि संसद का जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो क्या होता है, वो आपको बताना है। ऑप्शंस देखिए कि देश के नागरिकों के लिए कानून बनाना और उसमें संशोधन करना। अभी हमने बताया ना कि संसद कानून बनाती है, संविधान में संशोधन करना, कानूनों में संशोधन करना, ये सब हमारी संसद के काम है। तो पहला तो हो जाएगा। दूसरा कह रहे हैं सरकार के कामकाज पर नियंत्रण रखना और उसे जवाबदेह बनाना, तो ये भी हो जाएगा। सरकार जो है उसके कामकाज पर नियंत्रण रखने का काम हमारी संसद के द्वारा किया जाता है। तीसरा कह रहे हैं कि देश के लिए बजट पारित करना और वित्तीय नीतियों का निर्धारण करना, तो ये बात भी हो जाएगी। इसका उत्तर देखें कि ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं, अभी केवल हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी पूरे के पूरे मतलब कि जो भी चैप्टर में चीज़ें दी हुई हैं क्लास 8 के चैप्टर 3 में हमने एक एक पॉइंट डिस्कस किया है ऑलरेडी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत में फैसले लेने की प्रक्रिया में किसका समावेश हुआ। आपको तो यही पता होना चाहिए ना कि स्वतंत्रता हमें मिली कब है, तो भैया 15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतंत्र हुआ है। कहाँ से स्वतंत्र हुआ है, तो इंग्लैंड यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उनकी गुलामी या उनके उपनिवेशवादिता से हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ है। उन्होंने हमें अपना उपनिवेश बना करके रखा था, एक तरह से गुलाम बना करके रखा हुआ था। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं कि स्वतंत्रता के बाद फैसले लेने की प्रक्रिया में कौन है जिसका समावेश हुआ। ऑप्शंस देखिए, केवल नेताओं का, केवल लगा है तो वैसे ही एक बार सोचने वाला विषय है। केवल सरकारी अधिकारियों का, बेकार बात है। केवल धनी लोगों का, बेकार बात है। आम जनता और नेताओं का, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ तो जो भी फैसले लेने की प्रक्रिया है उसमें किन लोगों की भागीदारी हुई है, तो आप देखें कि आम जनता यानी कि हम और आप, और जो है जो नेता लोग रहे हैं
वो। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखिए, कथन और कारण। ये मोस्ट फेवरेट जो है तरीका है हमारे सीटेट के एग्जाम को पूछने का, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा कथन और कारण में क्वेश्चंस पूछते हैं। देखिए असर्शन यानी कि कथन क्या कह रहे हैं कि भारत में वयस्क मताधिकार यानी एडल्ट सफरेज एक महत्वपूर्ण लोकतंत्रात्मक या लोकतांत्रिक जो सिद्धांत है वो है। कह रहे हैं कि रीजन यानी कि कारण में ये प्रत्येक वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है। हम जब से पॉलिटी करा रहे हैं हमने कम से कम 10 बार जो वयस्क मताधिकार वाली प्रणाली है उसके बारे में डिस्कस किया है। मुझे नहीं लगता कि मेरे किसी स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होगी। विकल्प देखें, कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। दूसरा करें, कथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा करें, कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। चौथा है कि कथन असत्य है लेकिन कारण सत्य है, ठीक है। तो ये विकल्प हुआ जो है ना बहुत ध्यान से पढ़ लिया करिए, कभी कभी हम लोग विकल्प ही ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। तो इसका उत्तर देखिए ए वाला हो जाएगा कि कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण जो है ना वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो हमारे यहाँ देखें कि भारत में वयस्क मताधिकार जो प्रणाली है वो चलती है। अब ये क्या है, तो ये वही है भैया कि अगर आपने एक फिक्स एज क्राइटेरिया फिल कर लिया है तो आप चुनाव में पार्टिसिपेट करने के योग्य हो जाएंगे। फिर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, आपका लिंग क्या है, आप कहाँ के मतलब निवासी हो, तो ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर आप भारत देश के नागरिक हैं और आपने 18 साल से अधिक की जो उम्र है वो क्रॉस कर ली है तो फिर आप इस पद्धति के अनुसार भारत देश में चुनाव में पार्टिसिपेट करने के योग्य हो जाएंगे, ठीक है। पहले ये जो एज थी वो 21 थी, लेकिन एक संविधान संशोधन होता है जिसे हम 61वें संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। उस संविधान संशोधन के बाद से ये जो एज है इसको घटा करके 18 कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भारतीय संसदीय प्रणाली में संसद की निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक भूमिकाएं हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त संयोजन का चयन करना है। चलिए कर लेंगे। पहला क्या है, कह रहे हैं कि कानूनों का निर्माण करना और उसमें संशोधन करना। तो हाँ, हमने अभी ऊपर देखा कि संसद जो है वो कानून बनाती है, कानून में संशोधन करती है, पहला तो हो जाएगा। दूसरा कह रहे हैं कार्यपालिका अर्थात सरकार के कार्यों की निगरानी करना और उसे उत्तरदायी ठहराना। तो ठीक है, ये बात भी हो जाएगा, कार्यपालिका को ही सरकार कहा जाता है। तो अब देखिए जो सरकार मतलब कि संसद जो सरकार है उसमें हमने देखा था कि कार्यपालिका और जो है न्यायपालिका और एक थी विधायिका। तो ये जो तीन है इसमें जो हम लोग कार्यपालिका देखते हैं ना, इसी को सामान्यतः हम लोग सरकार शब्द से संबोधित करते हैं। तो सरकार के कार्यों की जो निगरानी और उसे उत्तरदायी ठहराने का जो काम है वो संसद के द्वारा किया जाता है। तीसरा देखें कि राष्ट्रीय बजट को पारित करना और सार्वजनिक वित्त पर नियंत्रण रखना। तो ये भी हो जाएगा। कह रहे हैं कि न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना और उन्हें हटाना। तो डायरेक्टली तो ये जो है क्वेश्चन इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि जो न्यायाधीश है ना उनको आप देखेंगे कि कोलेजियम प्रणाली है, उनके थ्रू उनका जो है चयन होता है। तो इस वजह से इसको डायरेक्ट रूप से इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा, ठीक है। ई वाला है कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति रखना। तो हाँ भैया, संविधान में संशोधन ये किसके द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा। फिर आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौते की पुष्टि करना। तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा या पढ़ा होगा, कुछ तो ज़रूर सुना होगा कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं और राष्ट्रपति जो है वो संसद का अभिन्न अंग माने जाते हैं। इस वजह से हम मानेंगे कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय और समझौते और संधियाँ होती हैं वो संसद के ही मतलब कि अंतर्गत होती हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर देखिए, ए वाला भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, ई और एफ, ए बी सी ई एफ ये जो है आपको विकल्प 4 में मिल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये हमने सब कॉल उसके पहले वाली जो वीडियो है ना उसमें देखा था कि संसद के कार्य कौन कौन से हैं, ठीक है। तो उसमें आप जा करके देख लीजिए। आपको ज़रूर देखना चाहिए क्लास 8 की जो कंसेप्चुअल पॉलिटी हमारे द्वारा कराई जा रही है उसको आप ज़रूर देखिए। वो आपको आगे के जो मतलब कि चैप्टर्स हैं, आगे जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको पढ़ने में बहुत मदद करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे और ये मेरे ख्याल से आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने बहुत थोड़े से क्वेश्चन सम्मिलित किए हैं, बस आपको ये दिखाना था कि हाँ क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं, ठीक है। बाकी वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन अगर हम बनाते हैं तो 100-200 क्वेश्चन इतने में ही बन जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे कि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख समस्या है, ठीक है। तो आप देखें कि जो प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है ना इसको लेकर के लोग बहुत सवाल खड़े करते हैं और देख लेंगे कि किस वजह से सवाल खड़े करते हैं।
ऑप्शन देखिए कि नागरिकों की राजनीतिक प्रक्रिया में प्रत्यक्ष भागीदारी का अभाव। दूसरा कह रहे हैं कि सरकार की स्थिरता और निरंतरता का अभाव। तीसरा है अल्पसंख्यक समूहों के हितों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व। चौथा है कि नीति निर्माण में विशेषज्ञता और दक्षता की कमी। तो देखिए इसका उत्तर पहला वाला ही हो जाएगा कि नागरिकों की राजनीतिक प्रक्रिया में प्रत्यक्ष भागीदारी का अभाव। अब देखिए प्रतिनिधि मूलक का मतलब ही हुआ कि हम लोग अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को भेज रहे हैं, ठीक है, यानी कि हमारा जो है डायरेक्ट वहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं है, हमने अपने प्रतिनिधियों को चुना है और उनको वहाँ पे भेजा है कि चलो भैया हम आपको वोट दे करके चुन रहे हैं, आप हमारे लिए नियम कानून बनाओ, ठीक है। आगे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। जो प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है उसकी प्रमुख समस्या ये है कि नागरिक इसमें सीधे तौर पर कानून बनाने या नीति निर्माण में शामिल नहीं होते हैं। वे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं जो उनके नाम पर निर्णय लेते हैं। इसके परिणाम स्वरूप नागरिकों को ये महसूस हो सकता है कि उनकी जो आवाज़ है वो सीधे तौर पर नहीं सुनी जा रही है और उनकी जो राजनीतिक प्रक्रिया है उसमें भागीदारी भी सीमित है। अन्य विकल्प जो है वो प्रतिनिधि मूलक से जुड़ी जो संभावित चुनौतियां हैं वो हो सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष भागीदारी का जो अभाव है वो एक व्यापक रूप से जो चर्चित समस्या है उसके रूप में उभर करके आती है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस रहे हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। आप पहले जो है चैप्टर अच्छे से पढ़िए, हमने जो पढ़ाया है उसको, उसके बाद फिर जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कीजिए। तो ये क्वेश्चंस आप चुटकियों में सॉल्व कर ले जाएंगे भाई। पहले कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद फिर क्वेश्चंस तो हो ही जाते हैं। तो चलिए ये रही आज की अपनी एकदम छोटू सी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो में बताई गई चीज़ें पसंद आई होगी। अगर आप में से कोई भी भाई बहन RO के लिए प्रिपरेशन कर रहे हों और वो लोग घटना चक्र को कंप्लीट करना चाह रहे हों तो हम अपने इसी चैनल पे अभी पॉलिटी और ज्योग्राफी घटना चक्र को करा रहे हैं, आप उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।